हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की ये बुक है हमारा राजस्थान। क्योंकि यदि आप रीट का एग्जाम देने वाले हैं और आपका लेवल 2 में सब्जेक्ट एसएसटी है तो ये बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा क्लास 7th की जो बुक चलती है हमारा राजस्थान भाग 2 और क्लास 8th की जो बुक है उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं किताबों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी समय है, अभी आप लोग पढ़ सकते हैं। यदि आपने पढ़ ली हैं स्वयं से तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं पढ़ी हैं तो अभी समय है, आप लोग मेरे साथ ये किताब पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने एसएसटी के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पढ़ाए हैं। 2011 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की थी और 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के एसएसटी के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ, लेकिन इन किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कक्षा 6 की किताब से मैंने शुरुआत की है, और यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो मैं इसी तरीके से क्लास 7th को भी कंप्लीट करवा दूंगी और क्लास 8th को भी कंप्लीट करवा दूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पढ़ना तो आपको पहले से था इन किताबों को, क्योंकि इन्हीं किताबों से प्रश्न पूछे जाते हैं। और कक्षा 6 से 12 तक यदि आपने पढ़ ली हैं तो आप एसएसटी में बहुत अच्छा करने वाले हैं। आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। और यदि आपने नहीं पढ़ पाई हैं तो अभी समय है, क्लास 6 to 8 ही आप पढ़ लीजिए, तब भी आपके कई टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कक्षा 6 की बुक है, इसका नाम है हमारा राजस्थान। तो कक्षा 6 की किताब में कुल 10 चैप्टर हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि एक वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट करवा दूं, क्योंकि समय कम है। यदि मैं जल्दी से क्लास 6 को कंप्लीट करवा दूंगी तो क्लास 7th भी मैं जल्दी से पढ़ा दूंगी, और क्लास 8th भी, यानी कि जो क्लास 8th की बुक है उसको भी मैं जल्दी से कंप्लीट करवा दूंगी। तो मैं प्रयास करूंगी कि एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लेसन मैं कंप्लीट करवा दूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है राजस्थान एक परिचय। इसमें राजस्थान के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपको याद रखना है एशिया। हम इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित भारत देश में रहते हैं। हमारा देश 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। क्या आप जानते हैं कि इनमें से हमारे राज्य का क्या नाम है? यह राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? इसमें कुल कितने जिले हैं? क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हमारे राज्य को कितने प्रशासनिक संभागों में विभाजित किया गया है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझने का प्रयास करते हैं। आगे लिखा है, हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और ये आपको याद भी रखना है, जो भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। आजादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप सन 1948 से 1956 तक चली राज्य एकीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने आया। ये भारत का राजनीतिक मानचित्र यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर आप राजस्थान देख सकते हैं। ये रहा राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप राजस्थान का राजनीतिक मानचित्र देख सकते हैं। इसमें जिले दर्शाए गए हैं और जो पड़ोसी राज्य हैं वो भी दर्शाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है स्थिति एवं विस्तार। तो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में 23 अंश 3 मिनट से 30 अंश 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 अंश 30 मिनट से 78 अंश 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर एवं पूर्व से पश्चिम
869 किलोमीटर है। ये तो स्थिति एवं विस्तार बता दिया गया। क्षेत्रफल बताया गया, कितना बताया गया, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताए गए हैं जिले एवं संभाग। लिखा है प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश के राज्यों को पुनः कई जिलों में विभाजित किया जाता है ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों में विकास के कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसलिए राजस्थान को भी 33 जिलों में विभाजित किया गया है। इनकी स्थिति एवं नाम मानचित्र में दर्शाए गए हैं। अब इसमें बताया गया है कि राजस्थान में 33 जिले हैं, लेकिन अब जिलों की संख्या बदल चुकी है। कितने जिले हैं ये आप कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान में स्थित जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है और ये आपको याद भी रखना है। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जैसलमेर है। आगे लिखा है पूर्वी राजस्थान में स्थित धौलपुर राज्य का सबसे छोटा जिला है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त इसी जिले में होता है। राज्य के 33 जिलों को पुनः 7 संभागों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। यहाँ संभाग दिए गए हैं। जयपुर संबंधित जिले यहाँ पर दिखाए गए हैं। जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, ये संभाग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पड़ोसी राज्य एवं देश। तो राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात। और ये आपको याद कर लेने हैं। पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। राज्य की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तो ये आपको याद रखना है कि राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो ये है मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र 2 को देखकर मध्य प्रदेश के साथ बनाने वाले राजस्थान के जिलों की पहचान कीजिए। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा उत्तर में पंजाब राज्य के द्वारा बनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश से मिलती है, जो लगभग 1,070 किलोमीटर लंबी है। हमारे देश एवं राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो आपको याद रखना है रेड क्लिफ रेखा। आगे लिखा है इसका निर्धारण आजादी के समय सन 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के तहत किया गया था। तो पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। छोटा सा था पहला चैप्टर। अब यहाँ पर कुछ शब्दावली लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? एकीकरण क्या होता है? सबको मिलाकर एक करना। संभाग क्या होते हैं? सुचारू प्रशासन हेतु बनाया गया कुछ जिलों का समूह। और केंद्र शासित प्रदेश भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ केंद्र सरकार द्वारा शासन किया जाता है। तो पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे चैप्टर पर चलते हैं। तो अध्याय 2 है राजस्थान का इतिहास। चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। लिखा है चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव भाटौली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर हमारे राज्य का नाम राजस्थान है, तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? मेरे मामा जोधपुर रहते हैं, पर वो कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं, ऐसा क्यों? शिक्षक ने कहा, रमेश ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम है। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है, पुराने समय में ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहां रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल, मरु, अर्जुनायन, सिबी, मेवात, हाड़ौती आदि। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं महाकाव्यकालीन राजस्थान। आगे लिखा है प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। अब सबसे पहले लिखा है मरु के बारे में। तो ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं बृहत संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। मरु आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चुरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। ये आपको याद रखने हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हैं। आगे लिखा है कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र तथा जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। तो ये मरु प्रदेश के बारे में बताया गया है। अब लिखा है जांगल। तो चलिए जांगल के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है इस जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर एवं जोधपुर का कुछ भाग आता था। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। तो ये भी आपको याद रखना है। अब लिखा है मत्स्य जनपद के बारे में। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है तो आपको याद रखना है ऋग्वेद। आगे लिखा है महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर यानी बैराठ थी। यह जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युवान चियांग ने भी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मानचित्र में मौर्यकालीन राजस्थान। अब लिखा है सूरसेन जनपद के बारे में। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में सूरसेन या सौरसेन का उल्लेख किया है। बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गईं। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सिवी, अर्जुनायन आदि जातियां प्रमुख थीं। तो इन जातियों के बारे में आपको याद रखना है। अब इन जातियों के बारे में बताया गया है। जो अभी जातियां बताई मालव, सिवी, अर्जुनायन, तो इनके बारे में अब बताया गया है। सबसे पहले लिखा है सिवी के बारे में। लिखा है आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में सिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए यह सिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी मंझमका या माध्यमका थी। इसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपाट यानी मेवाड़ तथा प्रागवाट भी कहा जाता था। अब यहाँ पर अर्जुनायन जाति के बारे में लिखा है। चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। लिखा है भरतपुर, अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। अब मालव कौन थे इनके बारे में भी जान लीजिए।
लिखा है मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में ये अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नांदसा में यानी कि भीलवाड़ा में लगा है। आगे लिखा है योधेय, इनके बारे में जान लीजिए। तो राजस्थान के उत्तरी भाग का योधेय भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतया योधेयों ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। आगे लिखा है गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद हूण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। बृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वांगड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवात। अब इन सब के बारे में अलग से बताया गया है। सबसे पहले लिखा है मेवाड़ के बारे में, चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है प्राचीन सिबी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे थे। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। नागदा, आहाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही। यहाँ की बोली मेवाड़ी है। तो ये आपको याद रखना है कि इसकी राजधानियां कौन कौन सी रही और यहाँ की बोली क्या है, क्योंकि बोली से भी प्रश्न पूछे गए हैं। यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की वीडियो देखी है तब तो आपको जरूर पता होगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ के बारे में लिखा था, अब लिखा है वांगड़ के बारे में। तो राजस्थान में 2 क्षेत्र वांगड़ के नाम से जाने जाते थे, एक डूंगरपुर बांसवाड़ा व दूसरा पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नोहर तथा कन्नड़ा का क्षेत्र। किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागड या वांगड़ कहा गया तथा इसकी बोली को वांगड़ी कहा गया। तो 2 क्षेत्र थे जो वांगड़ के नाम से जाने जाते थे, एक था डूंगरपुर बांसवाड़ा और दूसरा था पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नोहर और कन्नड़ा क्षेत्र। लेकिन दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को ही वांगड़ कहा गया, ये आपको याद रखना है, और इसकी बोली वांगड़ी कही गई। अब लिखा है मारवाड़ के बारे में, चलिए मारवाड़ के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है राजस्थान में मारवाड़ के बारे में पढ़ना है। अब लिखा है प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। जो प्राचीन मरु प्रदेश था वही बाद में मारवाड़ कहलाया है। आगे लिखा है 7वीं सदी में इसके मंडोर क्षेत्र के पास गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है हाड़ौती के बारे में, चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश का बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा, यानी कि इस भूभाग को भी हाड़ौती कहा जाने लगा और यहाँ की बोली को भी। अब लिखा है ढूंढाड़।
तो जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध रहा। 12वीं सदी में कछवाह राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणों और बड़ गुर्जरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे लिखा है मेवात। अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रही मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती था, और यही आपको याद रखना है। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि मेवातियों का प्रसिद्ध नायक कौन था, तो हसन खान मेवाती। यहीं से प्रश्न बनते हैं, और जहां जहां से भी प्रश्न बनने की संभावना है वहां मैं आपको बताती चलूंगी। आगे लिखा है जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को माड या वल्ल, जोधपुर का दक्षिण भाग गुर्जरत्रा, प्रतापगढ़ को कांठल और झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू झुंझुनू सीकर वाला क्षेत्र शेखावाटी, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। और आगे क्या लिखा हुआ है, राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं का धनी है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक द्वारा अपनी बात समाप्त करते ही रमेश और उसके साथियों को ऐसा लगा कि वे राजस्थान के हर अंचल को समझ चुके हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो इस लेसन में ये जो लेसन है यहीं समाप्त होता है। तो ये लेसन जो है यहीं पर समाप्त होता है। इसमें जनपदों के बारे में आप लोगों ने जाना, जो प्राचीन क्षेत्र थे उनके बारे में जाना, जो जातियां थीं उनके बारे में जाना। तो ये लेसन जो है यहीं पर समाप्त होता है। छोटे छोटे से लेसन हैं, ज़्यादा बड़े लेसन भी नहीं है। अब यहाँ पर शब्दावली दी गई है। अंचल शब्द जो प्रयोग हुआ है तो इसका अर्थ क्या होता है? क्षेत्र। ऋग्वेद ये प्राचीन ग्रंथ और प्रथम वेद है। और क्षत्रप तो प्रांत का मुखिया, राज्यपाल, भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त। तो यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए ये भी मैं आपको बताती चल रही हूँ। चलिए अगले लेसन पर चलते हैं, जो तीसरा चैप्टर है। अध्याय तीसरा है और इसका नाम है इतिहास जानने के स्रोत। क्या क्या स्रोत हैं इतिहास जानने के? लिखा है प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं, जिन्हें मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है, पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत। यानी कि जो इतिहास जानने के जो स्रोत हैं वो दो भागों में विभक्त किए गए हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। पहले जानेंगे पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, उसके बाद साहित्यिक स्रोतों के बारे में। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है पुरातात्विक स्रोत। लिखा है प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियां एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार हैं। तो अब पुरातात्विक स्रोत किस प्रकार हैं इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले लिखा है अभिलेख। तो अभिलेख जो है ये पुरातात्विक स्रोत ही है। लिखा है ये हमें शिलालेख यानी पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों, खंभों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। यानी कि जो अभिलेख हैं ये पुरातात्विक स्रोत हैं, और ये हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं ये बताया गया है। शिलालेखों पर, गुफाओं की दीवारों पर, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं।
यहाँ आप चित्र में ये शिलालेख देख भी सकते हैं। आगे लिखा हुआ है अभिलेखों की उपयोगिता। तो लिखा है ये विविध भाषाओं में गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है और यही आपको याद रखना है। प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है, तो प्रशस्ति कहा जाता है। आगे लिखा हुआ है प्रमुख अभिलेख। लिखा है नगरी अभिलेख, कंसवा अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराडू अभिलेख, नांदसा और बरनाला यूप स्तंभ लेख, सामोली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप घटियाला अभिलेख प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन हैं। तो जो घटियाला अभिलेख है, प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है चीरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है स्मारक। तो राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख हैं। इनमें चित्तौड़, जालौर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा भवन, राजा प्रासाद, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी कूप आदि भी स्मारक हैं। ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी करवाते हैं। आगे लिखा है मुद्राओं के बारे में। लिखा है मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप तौल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के सूचक भी हैं। यानी कि जो सिक्के होते हैं ये राज्य और शासक की शक्ति के सूचक भी हैं। और मुद्राओं पर जो चिन्ह अंकित हैं, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप तौल आदि से हमें उस समय की समृद्धि का भी ज्ञान होता है। यहाँ आप चित्र में सिक्के देख सकते हैं। ये तरह तरह के सिक्के यहाँ पर छपे हुए हैं। आगे लिखा है आहड़, रैड़, बैराठ, रंगमहल, सांभर, सुखाड़ियाँ के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गोहिल आदि वंशों के काल के राज्य, शासन, अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। तो सिक्कों से हमें किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है इसके बारे में जान लिया। अब लिखा है बर्तन और कलाकृतियां। लिखा है उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन आदि कलाकृतियां प्राप्त हुईं। कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खम्भों पर खुदाई, किवाड़ों व गवाक्ष की कारीगरी आदि भी देखने में आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मृदभांड, प्याले, रकाबियां, धूप पात्र, दीपक आदि से हम पूर्वजों के कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। यानी कि जो उस समय के बर्तन हमें प्राप्त होते हैं तो हम उनके जो हमारी पूर्वज हैं उनके कला कौशल को समझ सकते हैं।
आगे लिखा हुआ है गणेश्वर नीम का थाना सीकर की ताम्र संस्कृति के अवशेष जोधपुरा यानी जयपुर एवं नोह यानी भरतपुर से प्राप्त काले एवं लाल मृदभांड आहड़ व गिलुंड से प्राप्त प्रस्तर फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है ताम्रपत्र। तो लिखा है तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि, भूमि के प्रकार, नाप तौल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। तो यहाँ पर चित्र में आप ताम्रपत्र देख सकते हैं। तो ये तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेख होते हैं, इन्हें कहा जाता है ताम्रपत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है साहित्यिक स्रोत, क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया ये पुरातात्विक स्रोत थे, जिनमें मैंने अभिलेख, स्मारक, मुद्राएं, बर्तन और ताम्रपत्र के बारे में अभी ऊपर पढ़ाया है। अब लिखा है साहित्यिक स्रोत, तो इनके बारे में चलिए जान लेते हैं। लिखा है इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्यों से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, और ये आपको याद भी रखना है। नयनचंद्र सूरीकृत हमीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। आगे लिखा हुआ है राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचल दास खींची की वचन का, पदम नाभ कृत, कान्हड़ देव प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह कृत, दलपत विलास, खिड़िया जग्गा कृत वचन का आदि विशेष उल्लेखनीय है, और ये सब आपको याद रखना है। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो कृतियां लिखी हुई हैं और जिन लोगों ने इन्हें लिखा है उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। आगे लिखा है ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत वंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। नैनसी री ख्यात, बांकी दास की ख्यात, दयाल दास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी, उर्दू तवारीखों से हमें विशेषतया मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है। तो जो फारसी और उर्दू तवारीख हैं यानी इतिहास ग्रंथ हैं, उनसे हमें मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास जानने में सहायता मिलती है। आगे लिखा है कर्नल जेम्स टॉड कृत एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिम भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि सूरमल मिशन का वंश भास्कर, कविराज श्यामल दास कृत वीर विनोद, विश्वेश्वर नाथ रेव कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय हैं। यहाँ आप कर्नल जेम्स टॉड को देख सकते हैं, महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद ओझा और कविराज श्यामल दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो लेसन है यहीं पर होता है समाप्त। इसमें इतिहास जानने के जो स्रोत हैं उनके बारे में जाना, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जाना और साहित्यिक स्रोतों के बारे में जाना। अब ये जो शब्दावली लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, अभिलेख क्या होते हैं, ताम्रपत्र
पत्थर आदि पर खुदा हुआ लेख होता है। उत्खनन क्या होता है? खुदाई होती है। और मृदभांड क्या होते हैं? मिट्टी के बर्तन होते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट करवाई हैं। पहला चैप्टर था राजस्थान एक परिचय। इसमें राजस्थान के बारे में जाना, स्थिति और विस्तार के बारे में, जिले और संभाग के बारे में, पड़ोसी राज्य और देशों के बारे में जाना। दूसरा चैप्टर था राजस्थान का इतिहास। इसमें राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो क्षेत्र थे, प्राचीन क्षेत्र थे, जातियां थीं, उनके बारे में जाना। और तीसरा चैप्टर था इतिहास जानने के स्रोत, यानी कि इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत हैं उनके बारे में जाना। जो पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत थे उनके बारे में भी जाना। तो 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। कुल 10 चैप्टर हैं मैंने आपको बताया है। तो 3 वीडियो में आपका जो क्लास 6 है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।